हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स। तो इस वीडियो में अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स को हम लोग अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, गिव रीजन की प्रॉब्लम्स, मैकेनिज्म्स, ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर्स ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, सब कुछ आपका यहाँ पर होने वाला है। सो भी ध्यान से इस वीडियो को आप लोगों ने सुनना है। हो सके तो साथ में वीडियो को रोककर अपने नोट्स बनाइएगा। एक बार आप लोगों ने अगर इतना काम साथ साथ में सोल्व कर लिया तो ये चैप्टर आपको एग्जाम तक बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अच्छे से ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर। सो अभी सबसे पहले अल्कोहल्स होती क्या है, जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्म में हम इन्हें ROH के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि एलिफेटिक ग्रुप के साथ OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा होता है तो अल्कोहल्स बन जाती हैं। अगर यहाँ पर एलिफेटिक चेन है तो इसको बोलते हैं भी एलिफेटिक अल्कोहल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर भी एक कार्बन एटम वाली चेन यूज कर लें, दैट इज दी मिथेनॉल। इनके जो IUPAC नेम में हम लोग जो यहाँ पर भी नेम में क्या यूज़ करते हैं, ओल यूज़ करते हैं। ठीक है, सुफिक्स। तो ये बन गया मिथेनॉल। अगर 2 कार्बन एटम्स की चेन है तो ये बन जाएगा इथेनॉल। अगर 2 कार्बन की चेन के साथ भी हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हैं OH, तो ये बन जाएगा इथेन 1,2 डाईओल। तो हमें पोजीशन भी स्पेसिफाई साथ में करनी होगी, इथेन 1,2 डाईओल। और इनके कॉमन नेम्स भी याद रखना। इसका बनेगा भी मिथाइल अल्कोहल, देन इसका बनेगा इथाइल अल्कोहल। दीज आर दी कॉमन नेम्स। एंड ये जो जिसमें 2 थे भी OH ग्रुप, उसको बोलते हैं भी ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब भी अगर आ जाए कि फिनोल्स क्या होती हैं, तो फिनोल्स क्या है भी एरोमेटिक रिंग, यानी कि बेंजीन वाली रिंग के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप OH डायरेक्टली अटैच हो तो बन जाती है भी फिनोल। ठीक है, जैसे बेंजीन के साथ अगर OH अटैच है तो इट बिकम्स दी फिनोल। अगर बेंजीन के साथ OH भी अटैच है और साथ में जुड़ा है CH3, और इसका कॉमन नेम क्या है भी ऑर्थोक्रेसोल। अब ऑर्थो वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर है भी 1 नंबर कार्बन और ये है 2 नंबर कार्बन। 1-2 पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है भी ऑर्थो, तो इसका कॉमन नेम बन गया ऑर्थोक्रेसोल। अगर आप इसका IUPAC नेम शो करना चाहते हैं तो वो बनेगा भी ऑर्थो मिथाइल फिनोल। ठीक है, ऑर्थो मिथाइल फिनोल या फिर 2 मिथाइल फिनोल। इतना क्लियर है। ऐसे ही भी अगर 2 यहाँ पर OH ग्रुप जुड़े हों बेंजीन के साथ तो इसका भी यहाँ पर कॉमन नेम बन जाता है क्यूनोल या फिर बेंजीन 1,4 डाईओल। अगर IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखेंगे बेंजीन 1,4 डाईओल। और एक ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है भी, अगर बेंजीन के साथ CH2 है, उसके साथ में OH जुड़ा है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी रीड किया था, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, ये जो पार्ट है वो साथ में OH जुड़ा है तो ये बन गया अभी बेंजाइल अल्कोहल। इतना क्लियर है अभी। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी एग्जांपल्स आ जाएंगी। तो ये भी इंट्रोडक्शन होगी कि अल्कोहल्स एंड फिनोल्स होती क्या हैं। अब इनके बारे में ही हम लोग आगे, ठीक है, स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग ये ज़रूर अंडरस्टैंड यहाँ पर कर लें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अल्कोहल्स क्या होती हैं। जिस कार्बन एटम के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है, उसके साथ आगे अगर एक ही अल्काइल ग्रुप हो, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, देन इट इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर इस कार्बन एटम के साथ भी 2 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं, अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो ये बनेगा भी हमारा सेकेंडरी। अगर इस कार्बन एटम के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हों तो ये बन जाएगा भी हमारा थर्ड डिग्री। इतना क्लियर है। चलो, अगर जिस कार्बन एटम के साथ भी हमारा फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है, उससे जो यहाँ पर अगला कार्बन है, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन एटम है, उसने बनाया हो डबल बॉन्ड, तो ये बन जाते हैं अलाइलिक अल्कोहल्स। ऐसे ही हमने पिछले चैप्टर में अलाइलिक हलाइड्स की एग्जांपल की थी। अगर जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप अटैच है उसने ही बनाया हो डबल बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड दी विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 रहती है, और जो होते हैं भी सिंगल वाले उनकी हाइब्रिडेशन स्टेट होती है sp3। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोगों ने साथ में ही याद रख लेनी है। इतना क्लियर है अभी।
चलो, इसके बाद आते हैं अभी अल्कोहल्स की प्रेपरेशन पर, ठीक है, कि हमें अल्कोहल्स को कौन कौन सी रिएक्शंस के साथ हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है अभी फ्रॉम दी अल्काइल हैलाइड्स, उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म पिछले चैप्टर में आप लोगों ने रीड किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग अल्कोहल्स ही फॉर्मेशन होती थी। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड को यूज़ करें, उसमें KOH एक्वस ऐड कर दें, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। तो क्या होगा भी, X की जगह पर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, दैट इज दी OH ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से हमें ROH अल्कोहल मिल जाएगी। इतना क्लियर है अभी, सिंपल रिएक्शन है। तो इसमें आप लोग KOH एक्वस की जगह पर मोइस्ट सिल्वर यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड भी यूज़ किया जा सकता है, उसके साथ भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भी ब्रोमो इथेन यूज़ किया, इसमें हमने KOH एक्वस ऐड कर दिया, तो हमें 2 कार्बन एटम वाली अल्कोहल यानी कि इथेनॉल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज दी इथेनॉल। हर एक प्रोडक्ट का नाम जरूर आप लोगों ने याद रखना है भी, ये बन गया इथेनॉल। इतना क्लियर है। सेकेंड रिएक्शन है भी, अगर हम लोग रिडक्शन करवा दें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ठीक है, तो रिडक्शन करवाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि रिडक्शन बाय दी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दी निकल और दी प्लेटिनम। सेकेंड ऑप्शन है भी सोडियम विद अल्काहिल, सोडियम विद इथाइल अल्कोहल। और थर्ड ऑप्शन है भी सोडियम बोरोहाइड्राइड। और फोर्थ ऑप्शन है भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनमें से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और बाकी सभी के मतलब जो एक्शन है उनका मैकेनिज्म कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होता है, वो आपको तो जो आगे आने वाली एग्जांपल्स में आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से आप लोगों ने कोई भी एक रीजेंट यूज कर लेना है फॉर दी रिडक्शन। किस चीज की होनी है भी, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स की। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें लगा है फंक्शनल ग्रुप CHO। हमने इसमें इसकी रिडक्शन करवाई, इसमें से कोई भी एक रीजेंट ऐड करके, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन इस C एटम के साथ और लग जाएगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी, RCH2OH। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ तो वो क्या बन गया, OH। तो ऐसे हमें एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम लोग इसमें यूज कर लें भी यहाँ पर कीटोन्स, तो क्या होगा भी, कीटोन्स में ये जो CO डबल बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक C के साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CHOH बन जाएगा। तो यहाँ से हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिडक्शन करवाकर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी। चलो, थर्ड रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अल्कीन्स यूज करेंगे भी। सो दीज आर दी अल्कीन। आप लोग कोई भी अल्कीन यूज कर सकते हैं। अल्कीन में ऐड किया जाएगा भी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, यानी कि H पॉजिटिव H2O को इसमें ऐड किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, तो इस कार्बन एटम के साथ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन और दूसरे के साथ जाएगा भी हमारा OH ग्रुप। क्योंकि मार्कोनिकोव में क्या होता है भी, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे के साथ हमारा अटैच हो जाएगा भी OH ग्रुप, ठीक है, नेगेटिव ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रोपेन टू ओल एक अल्कोहल में, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी में ही भी सेकंड ऑप्शन है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनाना चाहें, अगर हम लोग ये चाहें कि OH की एडिशन इस कार्बन पर हो और हाइड्रोजन की एडिशन है भी जो इस कार्बन पर हो, इससे ऑपोजिट अगर हमें, ठीक है ना, प्रेपरेशन यहाँ पर करवानी हो, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वो इसकी भी अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होगी भी। पहले स्टेप में बोरेन या फिर डाई बोरेन इन द इन द सोलवेंट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, एंड बाद में जो फॉर्म होगा उसको ब्रेक करने के लिए इसमें ऐड किया जाएगा भी यहाँ पर अल्केलाइन H2O2, ठीक है। तो अल्केलाइन H2O2 इसमें सेकेंड स्टेप में ऐड होगा। तो वो ऐड होकर क्या होगा भी, इसके साथ OH अटैच कर देगा और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देगा। तो ऐसे हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी अल्कोहल मिल जाती है।
ठीक है, तो ये बनी है अभी अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, और ये बनी है अभी एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोगों ने याद रखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर हमने प्रोपेन 2 ओल बनानी है तो क्या ऐड करें, अगर हमें प्रोपेन 1 ओल बनानी है तो क्या ऐड करना चाहिए। क्लियर है अभी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद है भी हम लोग फिर से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, बट इस बार क्या होगा अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री सभी अल्कोहल्स बना सकते हैं, डिजायर्ड फार्मूले की अल्कोहल बनाई जा सकती है। इस रिएक्शन की प्रैक्टिस ज़रूर करना भी, इसको ध्यान से सुनो। ये है भी हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में हमने ऐड कर दिया अभी ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3MgBr। अब इसका जो अल्काइल ग्रुप है अभी ये जाकर इस C एटम पर अटैक करेगा और ये जो MgBr पार्ट है अभी ये जाकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस C के साथ अटैच हो गया अभी CH3, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया MgBr और हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर सिंगल बच गया। अब MgBr को हटाने के लिए इसमें डिल्यूट HCl ऐड किया जाएगा, तो MgBr यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा विद दी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर OH बन गया। तो ये बन गया अभी CH3CH2OH, यानी कि हमें इथेनॉल मिल गई एक प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड जो कि ओनली 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है, इसके अलावा अगर हम कोई भी और एल्डिहाइड इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड यूज़ किया है, सेम रिएक्शन होगी। CH3 यहाँ पर जाएगा और MgBr यहाँ पर अटैच होगा, तो फिर से हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें डिल्यूट HCl ऐड करेंगे, MgBr रिप्लेस हो जाएगा विद दी हाइड्रोजन, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगी। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, बाकी सभी एल्डिहाइड्स यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। अगर हम इसमें कीटोन्स को यूज़ कर लें भी तो क्या होगा, कीटोन्स बनाएंगे भी यहाँ पर थर्ड डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पर CH3 अटैक करेगा, तो यहीं से आपको आइडिया हो गया, और यहाँ पर MgBr आएगा, तो यहाँ से हमें थर्ड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपने सभी की एक एक एग्जाम्पल को सोल्व कर लेना है। एग्ज़ाम में इसमें से प्रॉब्लम ज़रूर पूछी जाती है। कई बार क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट का नेम दिया होता है और हमें ये पूछा होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज़ करें, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को साथ में ही करनी है, तो इन रिएक्शंस को ध्यान से अंडरस्टैंड ज़रूर कर लो। इतना क्लियर है अभी? चलो, अब इसके बाद आती है अभी एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो ये थे भी हमारे 4 मेथड जिसमें हमने अल्कोहल्स की प्रेपरेशन की है। अब आएंगी भी अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहली है एसिडिक डिहाइड्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एसिडिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है भी हम लोग अल्कोहल को किसी एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। स्पेशली हमारे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी हो, थर्ड डिग्री हो, इन सभी को हम लोग जब किसी एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं एट सम हायर टेम्परेचर 443 केल्विन, तो हमें अल्कीन्स मिल जाते हैं, यानी कि वो डिहाइड्रेट होता है। यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से एक जाएगा B, दैट इज़ दी हाइड्रोजन एटम, तो H2O रिमूव हो जाएगा, तो हमें अल्कीन्स यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगी। क्लियर है? अगर इसी प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है, अगर इसी प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग एक्सेस में यूज़ करें और इसको एट सम लोअर टेम्परेचर हीट किया जाए 413 केल्विन, दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर द प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो क्या होगा कि जो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और वो आपस में अटैचमेंट कर कर कंबाइन होकर ईथर बना लेंगे, ठीक है। दोनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल की कार्बन चेन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ईथर बन गया और H2O यहाँ से बाहर आ गया। तो ऐसे हम लोग डिहाइड्रेशन करके ईथर भी बना सकते हैं, बट ओनली फॉर द प्राइमरी। और जो डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन्स बनते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री सभी के लिए ही अप्लाई हो जाती है, ठीक है। और थर्ड डिग्री में तो इसमें ये रिएक्शन होना, अल्कीन्स बनने, डिहाइड्रेशन होना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई रहती है, ठीक है भी। इन दोनों रिएक्शंस के ही मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग आगे सोल्व करेंगे। इतना क्लियर हो गया अभी? चलो, तो आगे आती है भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेंगे भी एल्डिहाइड कीटोन्स। अब यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है भी, हमने दोनों रिएक्शन इसी चैप्टर में आ चुकी हैं। एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन करके अल्कोहल बनती है,
तो उसके ऑपोजिट अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल है भी अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ओ ऐसे शो करना मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऐड किया है, ओ ए मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं आप लोग? पोटाशियम पर मेगानेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, आप लोग एक्वस सोल्यूशन या अल्केलाइन सोल्यूशन या फिर एसिडिफाइड सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। आप लोग HNO3 भी यूज कर सकते हैं कंसनट्रेटेड। ऐसे और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग यूज कर लें, चाहे हो प्राइमरी अल्कोहल चाहे हो सेकेंडरी अल्कोहल, तो दोनों की ऑक्सीडेशन इससे हो सकती है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेंगे भी फिर? कीटोन्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब यहां से क्या है भी? हाइड्रोजन को रिमूव करना। एक हाइड्रोजन यहां से जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगी, तो क्या बच जाएगा अभी? CHO बच जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक एक हाइड्रोजन यानी कि H2 हमने रिमूव कर ली। अब देखो, अगर तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया होगा इनमें से कोई एक, जो ऊपर सभी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, तो क्या होगा भी? एल्डिहाइड्स भी आगे खुद ब खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है भी? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अगर हम लोग इसे एल्डिहाइड तक ही रोकना चाहें, प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन को अगर हम चाहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने, ओनली एल्डिहाइड ही फॉर्म हो, तो हम लोग CrO3 या फिर PCC, ये कुछ दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होते नहीं। तो इनका एक्शन क्या करता है कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही चेंज करता है, CrO3 और PCC। PCC का नेम क्या है भी? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल जरूर याद रखनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी में भी सेम है भी, सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिल जाएंगे, बट कीटोन्स की आगे ऑक्सीडेशन करवाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वगैरह हमें रखना पड़ता है। बट उसमें भी अगर आप लोग PCC या फिर CrO3 यूज़ करते हैं तो सेम है कि वो सिर्फ कीटोन तक ही रुक जाएगी रिएक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। तो आगे आती है भी इनकी डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, हमने अल्कोहल को हीट करना है भी विद कॉपर, यानी कि कॉपर को हीट किया हुआ है एट दी 573 केल्विन। उसके ऊपर से हमने अल्कोहल के वेपर्स को करवाना है पास। तो उसमें से पास जब होता है तो इसमें से H2 रिमूव हो जाती है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई, जैसे ऊपर हुआ था सेम। तो यहाँ पर क्या बन जाता है भी? एल्डिहाइड बन जाता है। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल में भी होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो हमें कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीडेशन वाले ही सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, सेम रिएक्शन है, रीजेंट हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पर कॉपर के साथ इसे हीट करना होगा। बट थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या होती है भी? इसमें अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाती है तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा भी? फिर यहाँ से OH और इसके साथ वाले किसी कार्बन एटम में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन्स ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कीन्स ही हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाते हैं। इतना क्लियर है अभी? तो ऐसे आपने डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, इन दोनों रिएक्शंस को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं भी। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में हम इनकी कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से सोल्व करेंगे। आप लोग NCERT एक्सेस को सोल्व कर सकते हैं, तो आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो आगे चलते हैं अभी। बेंजीन से हम लोग फिनोल बनाएंगे, यानी कि फिनोल की प्रेपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही सभी रिएक्शंस यहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है अभी? बेंजीन लेनी है। बेंजीन में H2SO4 एंड SO3 ऐड करना है, यानी कि सल्फोनेटिंग एजेंट्स। तो इसमें क्या होगा अभी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब देखो, H2SO4 है, इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ओपन करेंगे तो ऐसा होता है अभी, SO2 के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर इस सारे ग्रुप को अगर आप लोग आपस में अटैच कर दो तो ये क्या बने अभी? SO3H। तो ये SO3H आकर यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, तो ये SO3H अटैच हो गया। अब इसको हमने फ्यूज करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इसको हीट करना है हाई टेम्परेचर पर।
तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड चेंज होकर क्या बनना देगा अभी सोडियम फिनोक्साइड। ये पिछले चैप्टर में भी आया था डोज प्रोसेस में, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इट इज दी सोडियम फिनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ यहाँ से सोडियम हटाना होता है, तो हमने डिल्यूट HCl ऐड किया तो यहाँ पर हमें फिनोल मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, भी हम पहले बेंजीन में ऐड करें प्रोपीन, दिस इज अवर प्रोपीन। ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो प्रोपीन ऐड करेंगे तो क्या होगा कि दिस इज दी प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ द फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो प्रोपीन का मोलिक्यूल है भी, ये यहाँ से सेकंड कार्बन से जाकर बेंजीन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, क्यूमिन बना लेगा। दैट इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसको बोल देते हैं क्यूमिन। क्यूमिन को आगे 2 स्टेप में इसकी रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में ऑक्सीजन फ्रॉम दी एयर ऐड की जाती है, वो जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको ब्रेक करने के लिए हम उसमें H पॉजिटिव H2 यानी कि उसकी हाइड्रेशन करवाते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है भी, ये सारे का सारा रिमूव होकर क्या बना लेता है भी एसीटोन। सो दिस इज दी एसीटोन। और जो बेंजीन है भी, इसका क्या बन जाती है, फिनोल बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग फ्रॉम दी क्यूमिन फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। गिनती चुनती की रिएक्शंस होती हैं भी, एक बार बैठकर इनको सोल्व कर लो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजिली ये सभी रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है भी, चलो ऐसे ही आगे है भी डोज प्रोसेस है, वो हमने ऑलरेडी रीड की हुई है कि डोज प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर हीट करके सोडियम फिनोक्साइड बना लेते हैं, जैसे कि ऊपर हुआ था वैसा ही सेम। अब इसमें हम लोग HCl ऐड करेंगे तो यहाँ से सोडियम हटकर हाइड्रोजन अटैच होगा तो हमें फिनोल मिल जाएगी। और लास्ट में भी एक बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, डाइजोनियम साल्ट को H2O के साथ जस्ट वार्म करना है। ठीक है, तो वहाँ से ही हमें चेंज होकर क्या मिल जाएगी, फिनोल मिल जाएगी। ठीक है भी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसके साथ आप लोग फिनोल बना सकते हैं। टोटल हमने 4 रिएक्शंस ऐसी की हैं जिनमें हमें फिनोल प्रिपेयर होकर मिल रही है। तो ये 4 याद कर लो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ऐसे ही आगे आती है भी फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिनोल की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, 1 बाय 1 हमने सभी रिएक्शंस यहाँ पर फ्लो चार्ट में शो की हैं। आप लोगों ने इनको 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करना है। इस साइड से स्टार्ट करते हैं। फिनोल की ऑक्सीडेशन हो सकती है बाय दी सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4, और भी ऑप्शन होते हैं भी। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, बेंजोक्विनोन। तो बेंजीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। अगर हम लोग फिनोल में ऐड करते हैं भी जिंक डस्ट, जस्ट इसको हीट करना है, तो ये जो जिंक क्या करेगा कि फिनोल का ऑक्सीजन रिमूव करवा देगा और उसे सिंपल बेंजीन में चेंज कर देगा और ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लेगा। तो ऐसे आप लोग फिनोल से सिंपल बेंजीन बना सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, फिर आता है भी अगर हम लोग फिनोल में एक्वस ब्रोमीन ऐड करें, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस ब्रोमीन अगर फिनोल में ऐड होता है तो क्या होगा भी कि फिनोल की जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, सभी पर ही ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में फिनोल जो रिंग होती है भी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए तो हमें यहाँ से वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। इसका नेम क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो और अगर हम इसमें ब्रोमीन ही ऐड करते हैं बट इन दी ऑर्गेनिक सोलवेंट CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CCl4, कोई ऑर्गेनिक सोलवेंट हमने यूज कर लिया जैसे कि CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसमें अब क्या होगा कि ऑर्थो एंड पैरा जो हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं, कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अलग और पैरा वाला अलग, दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा। ऊपर जैसी रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक जो सोलवेंट में फिनोल की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है दैन द एक्वस सोल्यूशन, तो इसलिए वहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन ही होती है। ठीक है भी, तो ये सभी रिएक्शन, ये हमारी चारों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं भी दूसरी साइड पर। फिनोल में भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो सकती है जैसे कि क्लोरोबेंजीन में हुई थी। तो क्या होगा भी, यहाँ पर हमने क्लोरोमीथेन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये अगर आपने पिछले चैप्टर में सोल्व की है तो यहाँ पर भी सिमिलर आ जाएगी। तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल जाएगा और पैरा प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है,
अब इसकी बेंजोइलेशन भी हो जाएगी, मतलब हम इसमें बेंजीन रिंग विद COCl ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि असाइलेशन होती है, यहाँ पर बेंजोइलेशन होती है। ध्यान रखना, बेंजीन के फिनोल के केस में असाइलेशन और बेंजोइलेशन, यानी कि आप लोग अगर CO ग्रुप वाली किसी चीज़ को अटैच करना चाहते हैं तो वो रिंग की बजाय इसी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया अभी, CO C6H5। ठीक है, तो फिनोल में जो असाइलेशन और बेंजोइलेशन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से डिफरेंट होती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट की पहली रिएक्शन अल्काइलेशन सेम हो जाती है। क्लियर है अभी? तो ऐसे इनमें डिफरेंस भी याद रखो कि कौन से कंपाउंड में कैसे रिएक्शन चलनी है। तो इस रिएक्शन का नाम है भी स्पेशल शोटन बोमन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपने बेंजीन के ऑक्सीजन और उसके साथ बाद में CO, और ये C6H5 मीन्स आल्सो ए बेंजीन रिंग होता है। सो ऐसे ही हमें आगे भी क्या मिलेगा कि इसमें अगर आप लोग फिनोल में डिल्यूट HNO3 ऐड करें, ठीक है ना, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करें तो हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, इनके फॉर्मूले भी याद रखना, भी आगे यूज़ होंगे। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर हम इसमें ऐड कर दें भी हमारा कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर, तो हमें दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर NO2 मिल जाएगा, और ऊपर एक OH लगा है तो इसको बोलते हैं भी पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, वैसे क्या बनेगा रूल्स के अकॉर्डिंग, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। इतना क्लियर है अभी? तो ये थी भी फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको एक ही पेज पर इसकी सभी रिएक्शंस मिल चुकी हैं। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शंस आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है भी। टोटल हमारे पास 8 रिएक्शंस हैं, और भी होती हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाली 8 हैं, तो ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी आगे है कि इसमें कुछ स्पेशल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, फिनोल की कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहली है भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल्बीज रिएक्शन। ठीक है, कोल्बीज में क्या होगा, सबसे पहले फिनोल में NaOH ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर Na आ गया, सो इट बिकम्स दी सोडियम फिनोक्साइड। अब इसमें मेन क्या ऐड होगा भी, CO2, इसको हीट करेंगे 400 केल्विन और इस पर लगाएंगे प्रेशर। तो CO2 यहाँ पर एक्ट करेगा भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो वो CO2 जाकर रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर था भी Na, वो चला जाएगा इस ग्रुप के पास। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है। अब इसको हमने H पॉजिटिव एंड H2O में इसमें ऐड करना है, ताकि जो यहाँ से सोडियम हट जाए, तो यहाँ पर सोडियम हटकर क्या बन जाएगा अभी, H लग जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अभी, दिस इज कॉल्ड दी सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, सैलिसाइलिक एसिड, और इसका जो IUPAC नेम क्या बनेगा अभी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसी के जैसे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, रीमर टीमन रिएक्शन। अब इसमें ही फिनोल में ही हमने क्या ऐड करना है, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हीट करना है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म इसमें यूज होगी, जो हमारी रीमर टीमन रिएक्शन है। तो क्या होगा भी, यहाँ से CCl2 जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, CHCl2 मान लीजिए। अब यहाँ से इसको NaOH के साथ इसको रेक्ट करवाएंगे, तो ये दोनों Cl रिप्लेस होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी, OH। सो अगर भी OH ग्रुप सेम कार्बन एटम पर आए तो वो डिकम्पोज हो, तो वो फिर भी यहाँ पर अनस्टेबल होते हैं, और वो ब्रेक डाउन करके एल्डिहाइड ग्रुप वहाँ पर बना लेते हैं। तो हमें हमारा मेन प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल चुका है। अब यहाँ से सिर्फ Na को हटाना है, तो इसके लिए H पॉजिटिव यानी कि कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड कर दो, तो यहाँ से H हटकर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पर CHO आ गया, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। अगर फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पर आ जाए भी हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है भी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ऐसी एक यहाँ पर और रिएक्शन है भी, दैट इज़ दी कपलिंग रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है अभी, फिनोल रिएक्ट करती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, जो हमारा डाइजोनियम साल्ट होता है, पिछले चैप्टर में भी आया था, इसमें भी एक बार यूज़ हो चुका है, इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। तो क्या होगा अभी, फिनोल रिंग अपनी पैरा पोजीशन से इस N2 के साथ अटैच कर जाएगी, और ये Cl यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ पर जो एक भी यहाँ पर हाइड्रोजन होता है वो भी यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा भी, ये जो नाइट्रोजन है वो इस जो भी हमारी फिनोल रिंग है उसके साथ बॉन्ड्स बना लेता है, तो इससे इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इन रिएक्शंस की खासियत क्या है भी,
इन रिएक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं, एजो डाई। तो हमें यहाँ पर फिनोल के होने की डिटेक्शन हो सकती है एज़ कम्पेयर टू दी अल्कोहल्स, क्योंकि उनमें ऐसी कोई डाई नहीं बनती। बट फिनोल जो है वो डाइजोनियम साल्ट के साथ अगर हम लोग आइस कोल्ड मिक्सचर में इसको रखेंगे तो वो अपनी डाई भी बना सकता है। क्लियर है अभी? तो ये थी भी अल्कोहल एंड फिनोल्स की रिएक्शंस। आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं ईथर्स की रिएक्शन। सो नाउ भी इसके बाद है हमारे पास ईथर्स के बारे में। ठीक है, अल्कोहल फिनोल्स के बाद अब हम लोग ईथर्स के बारे में देखते हैं भी ईथर्स क्या होते हैं। ईथर्स में भी फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की बोथ साइड पर हमें अल्काइल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर ओ आर डैश। आर डैश यानी कि अल्काइल ग्रुप बोथ साइड पर सेम भी हो सकते हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो ये इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ बोथ साइड पर CH3 अटैच कर दें तो ये क्या बन गया अभी, डाई मिथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम है। अगर आपने इसका IUPAC नेम बनाना है तो इस ग्रुप को हम लोग नाम दे देंगे भी मिथॉक्सी, और साथ में बाहर बच गया भी 1 कार्बन की जो हमारी पेरेंट चेन है, दिस इज दी मीथेन। ऐसे ही यहाँ पर बन जाएगा भी इथोक्सी एंड साथ में बाहर भी 2 कार्बन है, दैट इज दी इथेन। और अगर एक साइड पर 1 कार्बन है और दूसरी साइड पर 2 कार्बन है तो जो यहाँ पर छोटी चेन है उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ ज्यूम कर लेंगे, तो ये बन गया मिथोक्सी। और यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं, मिथोक्सी और साथ में 2 कार्बन एटम के लिए इथेन। ठीक है, तो ऐसे इनके जो है भी IUPAC नेम्स यूज किए जाते हैं। और ये है भी बेंजीन के साथ ऑक्सीजन और CH3 जुड़ा है, इसका नाम बन गया भी मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम है वो याद रखना भी एनीसोल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इनकी प्रेपरेशन के लिए एक रिएक्शन ऑलरेडी हमने अल्कोहल्स वाले पार्ट में ही रीड कर ली थी कि अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल्स को यहाँ पर एक्सेस में यूज करें और उन्हें हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो यहाँ पर एसिडिक डिहाइड्रेशन होगी एट सम लोअर टेम्परेचर 413 केल्विन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल आपस में कंबाइन होकर यहाँ पर ईथर बना देंगे, तो हमें एक सिमेट्रिकल ईथर यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। इसमें अगर आपने सेकेंडरी और थर्ड डिग्री यहाँ पर यूज किए भी अल्कोहल तो वो डिहाइड्रेट होकर अल्कीन्स ही बनाएंगे। वो रिएक्शन ऑलरेडी हमने अल्कोहल्स के पार्ट में रीड की हुई है। आगे आती है भी सेकंड, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भी विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सोडियम अल्कोक्साइड जिसको के अल्कोहल से बनाया जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास अल्कोहल थी R-OH, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें यहाँ से सोडियम अल्कोक्साइड मिल जाता है। ठीक है, और ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है भी इसको हमने आगे यूज करना है। अब ये अटैक करेगा अल्काइल हलाइड पर। ठीक है, तो हमने साथ में अल्काइल हलाइड यूज किया, तो यहाँ से ये जो R-O वाला पार्ट है भी इसका ऑक्सीजन जाकर इस अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर देगा और ये हैलोजन यहाँ से बाहर निकलेगा जो कि बाद में सोडियम आयन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे R-OR हमारा ईथर बन जाएगा। तो इसके अगर आप लोग मैकेनिज्म को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि SN2 अटैक होता है। और SN2 में अल्काइल हलाइड्स की अगर आप लोग रिएक्टिविटी को चेक करें तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्काइल हलाइड आपने यूज करना है दैट शुड बी प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड से विलियमसन सिंथेसिस होगी। अगर आपने सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अल्काइल हलाइड यूज किए तो वहां पर बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आपने इसमें जो अल्काइल हलाइड है वो हमेशा प्राइमरी ही यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड डिग्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं तो मैंने उसको अल्कोक्साइड आयन में यूज कर लिया, बट अल्काइल हलाइड हमारा यहाँ पर भी प्राइमरी ही रखा गया है, तो ये ऑक्सीजन इस CH3 के साथ अटैच हो जाएगी और यहाँ से Na के साथ Br अलग निकल जाएगा, तो हमें ऐसा कुछ ईथर देखने को मिल जाएगा। अगर इसी में मैं ऑपोजिट एग्जांपल सोच लेता कि मैं थर्ड डिग्री अल्काइल हलाइड हम लोग यूज कर लेते और अल्कोक्साइड आयन हम लोग प्राइमरी बना लेते, तो क्या होगा भी, ये अल्कोक्साइड आयन किस चीज से बना है, ये बना है भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अल्कोहल। ठीक है, इसी से बना है ये। तो ये क्या बन गया भी, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो हमने रिएक्शन की थी कि अगर आप लोग अल्काइल हलाइड्स में अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH अल्कोहलिक ऐड करते हैं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन हो जाती है। तो यहाँ से Br बाहर निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर हमें अल्कीन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने जो पॉइंट्स हैं भी वो ज़रूर ध्यान से देखने हैं, इस पर बेस्ड रीजनिंग प्रॉब्लम्स एग्जाम में दी जाती हैं। ऐसे ही अगर आप लोग बेंजीन वाला कोई ईथर बनाना चाहते हैं तो आपको जो है भी यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड यूज़ करना होगा, यानी कि ऑक्सीजन और जो बेंजीन का बॉन्ड होना चाहिए। इसकी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे विद प्राइमरी अल्काइल हलाइड, तो ये CH3 यहाँ पर सोडियम की प्लेस पर अटैच हो जाएगा, तो हमें एनीसोल मिल जाएगी। अगर इसमें भी मैं ऑपोजिट सोचूं कि बेंजीन वाला हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं अराइल हलाइड जैसे कि ब्रोमोबेंजीन, और सोडियम अल्कोक्साइड हम लोग सिंपल प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं, तो कोई रिएक्शन ही यहाँ पर होगी नहीं, बिकॉज अराइल हलाइड्स यानी कि हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी लो रहती है। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस। ये सब कुछ हमने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है हेलोल्केन्स हेलोरीन्स में। ठीक है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी लो है क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है भी, तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। क्लियर है अभी? तो ये मेन जो रिएक्शन है ईथर्स बनाने की विलियमसन सिंथेसिस, इसको ध्यान से ज़रूर आप लोगों ने सोल्व आउट करना है। सो भी साथ में रिएक्शंस को सोल्व कर लेना तो अच्छा रहेगा। रिएक्शंस को सोल्व कर लो, आगे कुछ गिव रीजन की प्रॉब्लम आएंगी वो ध्यान से ठीक है सुन लेना, तो आपको ये चैप्टर इजीली हो जाएगा भी। तो ये सोल्विंग वाला काम तो अब आपको खुद ही करना पड़ेगा भी साथ में बैठकर, तो ज़रूर इनको सोल्व करें। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर भी सोल्व करवा दी हैं। तो आगे है रिएक्शन विद HX। ठीक है, अगर हम लोग ईथर में कोई हेलोजन एसिड ऐड कर दें HX, तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वो ब्रेक कर देगा। जैसे ये ईथर है भी, ठीक है, इसमें हमने HI ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक के साथ आयोडीन लग गई और जो यहाँ पर भी CH3 CH2 ऑक्सीजन वाले के साथ हाइड्रोजन गया, ठीक है यहाँ पर, और इसके साथ लग गई भी आयोडीन, तो क्या होगा, एक अल्कोहल और एक यहाँ से भी अल्काइल हलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने HI को एक्सेस में यूज़ किया हुआ तो ये अल्कोहल भी बाद में चेंज होकर यहाँ पर आयोडीन अटैच होकर अल्काइल हलाइड के ही दोनों मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। क्लियर है? अगर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है भी, अगर यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ईथर हुए यानी कि दोनों साइड के ग्रुप पर डिफरेंट हैं, जैसे एक साइड पर एक कार्बन है और एक साइड पर दो कार्बन है, तो किस इसमें से भी जो अल्काइल ग्रुप के साथ हमारा यहाँ से हेलोजन अटैच होगा यानी कि आयोडीन अटैच होगा, वो आप लोगों ने रूल याद रखना है। पहले चेक करना है कि अगर 3rd डिग्री अल्काइल हलाइड फॉर्म हो रहा हो तो उसको बना दो। अगर 3rd डिग्री ना हो, दोनों ग्रुप्स में से कोई भी 3rd डिग्री है नहीं, तो जिस ग्रुप का साइज स्मॉल है उसके साथ आप लोगों ने हेलोजन अटैच कर देना है। जैसे अब इसमें देखिए, इस साइड भी प्राइमरी है, इस साइड भी प्राइमरी है, दोनों तरफ कोई भी 3rd डिग्री ग्रुप है नहीं, तो इनमें से जो ग्रुप छोटे साइज का है, यहाँ पर ओनली 1 कार्बन है, तो ये छोटे साइज का हो गया, इसके साथ आयोडीन अटैच कर देंगे, तो हम लोग इसके साथ आयोडीन अटैच कर कर इसका मिथाइल आयोडाइड बना दिया और ये जो 2 कार्बन वाली अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है, जब ये चीज़ होती है भी, जब हम लोग छोटा ग्रुप देखकर यहाँ से अटैचमेंट करवाते हैं तो SN2 रिएक्शन होती है, यानी कि 1 स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। अब यहाँ पर देखो भी, ये वाला 3rd डिग्री ग्रुप है, ठीक है, और दूसरी साइड पर हमारे पास ठीक है ना प्राइमरी ग्रुप है, तो 3rd डिग्री प्रेजेंट है तो आयोडीन 3rd डिग्री के साथ ही अटैच होगा। ठीक है, फिर आपने छोटा ग्रुप बिल्कुल नहीं देखना, अगर 3rd डिग्री है तो 3rd डिग्री के साथ आयोडीन लगाएं, तो यहाँ पर 3rd डिग्री के साथ जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो कौन सी रिएक्शन चलती है भी, SN1 रिएक्शन। अगर एक साइड पर प्राइमरी है और दूसरी साइड पर सेकेंडरी है, तो आपने क्या देखना है, जिस ग्रुप का साइज स्मॉल है उसके साथ आप लोगों ने आयोडीन को अटैच कर देना है, तो हमें यहाँ से फिर से मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगी और SN2 रिएक्शन बनेगी। तो ये 2 एग्जाम्पल SN2 वाली हैं और एक एग्जाम्पल SN1 वाली है। इन सभी रिएक्शंस को सोल्व करो भी, एग्जाम में बहुत बार आ चुकी हैं, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किस यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ आप लोगों ने हेलोजन को अटैच करना है। और ऐसे ही आगे इसमें एक बेंजीन वाली एग्जांपल है, अगर ऐसे आपको एनीसोल दिया हो उसमें HI है,
अब देखो भी ये जो बेंजीन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा, यहाँ से आप लोगों ने इसको ब्रेक कर देना है। तो CH3 के साथ आयोडीन अटैच कर दो और बेंजीन वाले की हमारी फिनोल बन जाएगी। ठीक है भी, तो इन रिएक्शंस को अच्छे से याद रखना भी। तो ये सभी रिएक्शंस हैं ईथर्स को अगर हमने ब्रेक करना हो बाय यूजिंग दी सम हैलोजन एसिड HX। क्लियर है। इसके अलावा भी अब कुछ एनीसोल की रिएक्शंस हैं कि एनीसोल में जो रिएक्शंस होती हैं कि एनीसोल में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाएंगे तो फिनोल के साथ ही सेम टू सेम वही बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है ग्रुप। तो अगर हमने ब्रोमीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनेगा। अगर हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाई, दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो क्या होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। अब देखो भी इन सभी प्रोडक्ट्स के नेम ज़रूर सोल्व करो, इनके नेम साथ में सोल्व करो। ये क्या बनेगा भी ऑर्थो ब्रोमो और बाकी का नाम क्या लगेगा एनीसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। ऐसे ही आप लोग बाकी के नेम्स भी बना सकते हैं। हमने इसमें HNO3 एंड H2SO4 ऐड किया, दैट इज़ दी नाइट्रेटिंग एजेंट। तो NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगकर मिक्सचर बना देगा। ठीक है भी, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई भी आपकी अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर सभी में से। और अब आगे चलते हैं भी, कुछ गिव रीजन की प्रॉब्लम्स है, इनको ध्यान से सुनना, इनके रीजंस को अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है। अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल्स वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। मोर सोलुबिलिटी देन दी हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, और ईथर और जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है उनसे ज़्यादा सोलुबिलिटी होती है बिकॉज अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं विद दी वाटर। ठीक है, अल्कोहल्स हैव दी हायर बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहते हैं देन दी हाइड्रोकार्बन्स एंड जो भी बाकी भी यहाँ पर ईथर्स वगैरह होते हैं ऑफ द कंपेरेबल मास। सेम रीजन, क्योंकि अल्कोहल के बीच ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट फिर अनक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आपको रीजन सेम मिल जाएगा। थर्ड, कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ठीक है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है अभी हमारा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनोल से लो रहता है। वाई? अब देखो भी जो हमारा पैरानाइट्रोफिनोल है यहाँ पर NO2 लगा है, ठीक है, और यहाँ पर OH लगा है एट दी पैरा पोजीशन, और ऐसा कोई दूसरा मोलिक्यूल होगा तो ये दोनों मोलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। इनको बोलते हैं भी इंटरमोलिक्यूलर, एक मोलिक्यूल का दूसरे मोलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनना। दीज आर कॉल्ड दी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखो जो मोलिक्यूल और मोलिक्यूल के बीच इंट्रैक्शंस होती हैं वही बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करती हैं। तो जो हमारे पैरानाइट्रोफिनोल्स हैं उनमें क्या बन गए इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट जो हमारे ऑर्थो वाले हैं भी कंपाउंड, उनका दूसरे मोलिक्यूल की बजाय अपने अंदर ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। उनके अपने अंदर का OH ग्रुप और जो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 अटैच है उसका ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करते हैं अभी ये, और यहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, यानी कि मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और मोलिक्यूल के अंदर ही जो बॉन्डिंग हुई है उसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ तो कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रख लो भी, इंट्रामोलिक्यूलर मीन्स दैट के मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, और इंटरमोलिक्यूलर मतलब के दो जो अलग अलग मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। क्लियर है। आगे अभी फोर्थ क्वेश्चन के OH ग्रुप और OR ग्रुप यानी कि ईथर्स के लिए भी और OH ग्रुप यानी कि फिनोल्स के लिए भी, अटैच टू द बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स द रिंग टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द ऑर्थो पैरा पोजीशन। अब उस आपको ये पूछा जा सकता है कि फिनोल में या फिर एनीसोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, ठीक है, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही क्यों अटैच होते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि ये जो OH ग्रुप और हमारा जो OR ग्रुप होगा अल्कोक्सी या फिर मिथॉक्सी ग्रुप, ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दी रेजोनेंस, तो जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैच होता है। इसकी ये रेजोनेंस बनाना भी फिनोल की और एनीसोल की दोनों की सेम है।
ठीक है। होना क्या है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रिंग की तरफ डोनेट करेगा और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे और यहाँ से आगे अटैक होगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पैरा पोजीशन पर आएंगे, यहाँ से आगे अटैक होगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे। तो ऐसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। वीडियो को रोक लेना भी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इस रेजोनेंस को ज़रूर सोल्व करो भी अगर आपने पहले इसको कभी नहीं सोल्व किया तो, ठीक है भी। चलो आगे अभी COH बॉन्ड, C ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स इज, इसमें जो भी हमारा एंगल होता है COH बॉन्ड का इज लेस देन दी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है भी जो हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर उससे थोड़ी सी लो वैल्यू हो जाती है, 108.5 डिग्री बनता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स होते हैं और उनकी रिपल्शन होने के कारण ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है अभी, छोटे छोटे रीज़न हैं, आप लोग सुनेंगे तो ध्यान से याद हो जाएंगे। फिनोल हैज़ अ स्मॉल डाइपोल मोमेंट देन दी मिथेनॉल। फिनोल की डाइपोल मोमेंट मिथेनॉल से स्मॉल होती है क्योंकि बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है जिसके कारण बॉन्ड की पोलैरिटी लो हो जाएगी। अब देखो भी डाइपोल मोमेंट डिपेंड करती है बॉन्ड की पोलैरिटी पर, ठीक है। जब डाइपोल मोमेंट हाई होगी तो यानी कि बॉन्ड की पोलैरिटी हाई है, जब ये लो होगी तो यानी कि बॉन्ड की पोलैरिटी भी लो है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने के कारण बॉन्ड की पोलैरिटी को डिक्रीज कर देती है जिसके कारण डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है भी, सिंपल है। देखो जो ईथर्स होते हैं भी उनके बीच कोई ऐसा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता नहीं कि जिसकी रिएक्टिविटी हो, तो इसलिए ईथर्स आर इनर्ट कंपाउंड्स। इनर्ट यानी कि उनकी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होती, काफ़ी लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं बिकॉज फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है डज नॉट हैव एनी एक्टिव साइट। इसमें कोई ऐसी एक्टिव साइट नहीं है जिस पर कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ईजिली अटैक कर पाए, ठीक है। ईथर्स पोसेस दी डाइपोल मोमेंट, ईथर्स में भी डाइपोल मोमेंट होती है। डाइपोल मोमेंट ना होती अगर उनकी स्ट्रक्चर ऐसी, ठीक है ना, स्ट्रेट होती, लीनियर होती तो डाइपोल मोमेंट उसकी, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट होकर 0 बन जाती। बट इसकी स्ट्रक्चर एक एंगुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे थोड़ी सी, ठीक है ना, वी शेप है, तो इसलिए इसमें एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट भी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप साथ में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स इनके याद रख लो ताकि आपको मेन आंसर जरूर याद रहे। क्लियर है अभी। इसके बाद आती है अभी एसिडिक स्ट्रेंथ। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, दोनों ही एसिडिक रहती हैं बट अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन दी वाटर। वाटर से भी वीक एसिड होती हैं क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप है भी उनका प्लस आई इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करते हैं जिनके कारण के जो यहाँ पर बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है और हाइड्रोजन पॉजिटिव का रिलीज होना यहाँ से डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग बाद में बीच में खुद ऐड ये कर सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ लो हो जाएगी। तो मतलब अमंग दी अल्कोहल्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज हैज, प्राइमरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, सेकेंडरी उससे वीक, थर्ड डिग्री उससे भी, क्योंकि थर्ड डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप हैं। मोर द अल्काइल ग्रुप्स मोर इज द इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, देयरफॉर डिक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द OH बॉन्ड, ठीक है। ये लाइन आप लोग ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी बॉन्ड की पोलैरिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब आ गई बारी भी यहाँ पर फिनोल्स की, ये तो बात हो गई अल्कोहल्स की। नाउ फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन दी अल्कोहल्स। देखो जी जो फिनोल्स होती हैं वो अल्कोहल्स से ज़्यादा एसिडिक रहती हैं। इसका रीज़न क्या है कि एसिडिक होने का मतलब क्या है कि उसका H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाए। अब जब फिनोल H पॉजिटिव रिलीज करती है तो वो ये फिनोक्साइड आयन बनाती है, ठीक है। और जब अल्कोहल H पॉजिटिव रिलीज करती है तो वो ये अल्कोक्साइड आयन बनाती है, ठीक है। अब देखो अगर इनके ये वाले आयन स्टेबल हो जाएं, ये फिनोक्साइड और अल्कोक्साइड, तो ही वो ये फॉर्म करेंगे, मतलब तो ही ये अपने एसिडिक का करेक्टर शो करेंगे। अब फिनोक्साइड के केस में तो रेजोनेंस बन जाएगी और वो इस फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर देगी, ठीक है। सो फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन दी फिनोल। वो फिनोल से ज्यादा स्टेबल होता है ये आयन, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है देन दी फिनोल, इसलिए वो इजिली फॉर्म होकर अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देता है ड्यू टू दी रेजोनेंस।
बट अल्कोक्साइड में ऐसी कोई रेजोनेंस होती नहीं, क्योंकि बेंजीन होगी या फिर यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे फिर ही रेजोनेंस बनेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी लो है और ये ईजिली फॉर्म नहीं होता, तो इसीलिए अल्कोहल्स आर वीक एसिड हैं। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली मेन आंसर ये है कि फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस के कारण फिनोल से ज़्यादा स्टेबल होने जो होता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है देन दी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में ऐसी कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं होती। अब देखो, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है कैसे? अगर हम उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर हमने NO2 जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग में, NO2, CN या हेलोजन, ये सभी ग्रुप्स आ जाते हैं। अगर आपने पैरा पर अटैच किया तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ऑर्थो वाला उससे वीक थोड़ा सा, मेटा वाला उससे वीक, और फिनोल विदाउट NO2 वो सबसे वीक है। अब इसमें याद रखना भी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे मैंने दी हुई है, pKa वैल्यूज़। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा pKa वैल्यू उतनी स्मॉल होगी। ठीक है, तो इसकी सबसे स्मॉल, इसकी उससे हाई, इसकी उससे हाई, इसकी उससे हाई। तो एग्जाम में कई बार pKa की फॉर्म में आ जाता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यूज, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ से ऑपोजिट आप लोगों ने चलना है। अगर pKa इंक्रीजिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपने डिक्रीजिंग में उसको शो करना है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऐसे आप लोगों को ऑर्डर्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है जिनका प्लस आई इफेक्ट हो, या कोई मिथोक्सी वगैरह का ऐसा कोई ग्रुप है, तो वो फिनोल को वीक एसिड कर देता है। तो यहाँ पर भी मेटा वाला वीक होगा देन दी फिनोल, और पैरा वाला उससे वीक, और ऑर्थो वाला भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, तो ये इनकी pKa वैल्यूज़ हैं। तो pKa वैल्यू इनकी इंक्रीज होती जाएंगी तो ऑर्डर इनके रिवर्स में चलते जाएंगे। क्लियर है अभी? ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है यहाँ पर कि जैसे हमारे पास है अभी प्रोपेन 1-नोल, ये वीक एसिड है। 4-मिथोक्सीफिनोल इससे स्ट्रॉन्ग है, और फिनोल इससे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मिथोक्सी ग्रुप क्या करेगा भी, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। बट फिनोल है तो फिनोल वाले जो होंगे भी कंपाउंड वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इसलिए फिनोल को हमने आगे रख लिया। सिंपल फिनोल उससे आगे, यहाँ पर NO2 अटैच हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी इंक्रीज हो गई, 2 NO2 ग्रुप लग गए और इंक्रीज हो गई, 3 NO2 ग्रुप लग गए तो सबसे इंक्रीज हो गई। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यानी कि यहाँ पर NO2 ग्रुप्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड बन जाएगी फिनोल के केस में। क्लियर है? ऐसे होते हैं अभी ऑर्डर्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करता है, नॉर्मल अल्केन्स का लो है उससे, फिर हायर ईथर्स का है, फिर एल्डिहाइड्स होते हैं, फिर अल्कोहल्स हैं क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, फिर आते हैं अभी सबसे एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बट इनमें अल्कोहल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, क्योंकि इसमें 2-2 ऑक्सीजन एटम होते हैं जो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं। सिमिलरली इसकी अगर आप लोग एग्जांपल्स लें, मीथेनॉल है, फिर इथेनॉल है, प्रोपेन 1-नोल है। जैसे जैसे चेन का साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ब्यूटेन 2-ओल और ब्यूटेन 1-ओल है, दोनों में 4-4 कार्बन है, बट जो स्ट्रेट चेन रहेगी, ठीक है, ब्यूटेन 1-ओल एक स्ट्रेट चेन है, ऐसे 4 कार्बन और साथ में OH है, और यहाँ पर OH हमने सेकंड पोजीशन पर अटैच कर लिया है, तो वहाँ पर थोड़ी सी ब्रांचिंग हो गई है। तो ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में रीड, ठीक है ना, कर चुके हैं। क्लियर है? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको डायरेक्टली ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फिनोल इज मोर देन द टोलुइन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, टोलुइन से भी हाई होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। क्लियर है? टोलुइन क्या होती है अभी, बेंजीन के ऊपर सिंपली CH, ठीक है ना, 3 लगा हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह फॉर्म यहाँ पर होगे नहीं, इसके उसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। सोलबिलिटी ऑफ द फिनोल इज लेस देन दी अल्कोहल्स। ठीक है, फिनोल की वाटर में सोलबिलिटी काफ़ी लो होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है भी वो जो वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं उनको वीक कर देती हैं, बिकॉज इट इज़ ए नॉन पोलर पार्ट। तो नॉन पोलर अराइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग होने के कारण इसकी सोलबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है?
अब इसके बाद आते हैं भी डिस्टिंक्शन। हमने अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन करनी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री, और ऐसे ही हमने अल्कोहल वर्सेस फिनोल में डिस्टिंक्शन करनी होती है। अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन करने के लिए ये एक रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है अभी, लुकास टेस्ट। इसमें क्या करना है, अल्कोहल को रिएक्ट करवाना है विद इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड HCl एंड द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगा, उससे रिएक्शन होके हमें अल्काइल हलाइड्स मिल जाएंगे। ये जो अल्काइल हलाइड्स होते हैं भी, ये वाटर में रहते हैं भी यहाँ पर इनसोल्युबल, और जिसके कारण सोल्यूशन में क्या होता है भी, देयर इज ए टर्बिडिटी अपीयर्स। जैसे आप लोगों ने वाटर में चोक डिजोल्व किया हो, वैसी वहाँ पर अपीयरेंस हो जाती है। सोल्यूशन में क्या बन जाती है, टर्बिडिटी बन जाती है। ठीक है, तो अल्कोहल में HCl ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो हमें यहाँ से अल्काइल हलाइड मिल गया, साथ में वाटर। तो अब देखो भी, अगर हुए हमारे थर्ड डिग्री, ठीक है ना, अल्कोहल्स, तो उनकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी, तो इमीडिएटली रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी। अगर हुए सेकेंडरी तो 5 मिनट में ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, और 5 मिनट में इसका, ठीक है, सोल्यूशन हमारा चेंज हो जाएगा अपीयरेंस में। अगर हुए प्राइमरी तो 5 मिनट होने के बाद भी रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने फिर यहाँ पर हीट कर देखना है। अगर हीट करने के बाद रिएक्शन हो गई तो इसका मतलब वो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनमें, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, हम लोग पहचान कर सकते हैं भी कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, और कौन सी थर्ड डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है। ऐसे भी आगे आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन दी अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब देखो, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी रिएक्शंस तो पहले ही रीड की हुई हैं, एक बार आपको फिर से याद करवा देते हैं। फिनोल reacts with the bromine water and it forms the white precipitates of the 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, बट अल्कोहल्स में ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं। ठीक है, तो फिनोल में जो है अभी वो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सेकंड थी भी फिनोल की रिएक्शन विद दी डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इन दी अल्केलाइन मीडियम एंड एट दी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर हमें एजो डाई देखने को मिलती है जो कि ऑरेंज या फिर येलो कलर की होती है। तो फिनोल में तो ये चीज़ बन जाती है, बट अल्कोहल्स में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, दो चीज़ें पता चल गई। फिर आता है अभी थर्ड हमारे पास लिटमस टेस्ट। अब फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है देन दी अल्कोहल, सो फिनोल टर्न्स दी ब्लू लिटमस टू दी रेड बिकॉज इट इज एन एसिड, बट अल्कोहल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है भी, तो ये तीन रिएक्शंस में से आप लोगों ने ये तीनों याद रख लो भी, वैसे और भी बहुत सारी होती हैं, बट ये तीन याद रख लो अच्छे से, जिसके साथ आप लोग अल्कोहल और फिनोल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैकेनिज्म है भी जो एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स होती है। अल्कीन्स की हम लोगों ने हाइड्रेशन करनी है, और हाइड्रेशन करवाकर वहाँ से हमने H2O ऐड कर कर अल्कोहल बनानी है। ठीक है, तो एसिड की प्रेजेंस में अगर हम लोग इसमें H2O ऐड करें तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होकर हमें अल्कोहल मिल जाती है। रिएक्शन हमने पहले ही रीड की थी जिसमें एक एंटी मार्कोनिकोव के लिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है, वो दोनों रिएक्शन मैंने आपको एक साथ एक्सप्लेन की थी। तो ये उनमें से जो हमारी एसिड की प्रेजेंस में होने वाली, ठीक है, H2O की एडिशन है, वो रिएक्शन है। अब इसमें क्या होगा अभी, सबसे पहले स्टेप में जो हमारा अभी यहाँ पर अल्कीन है वो, ठीक है ना, एसिड में जो H पॉजिटिव आता है वो H2O के साथ अटैच था, यहाँ से H पॉजिटिव वो अपने आप के साथ अटैच होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर। अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अगर H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ अटैच किया है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर हुआ शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो दूसरे कार्बन एटम पर हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो हमें यहाँ से कार्बोकटायन मिल जाएगा। अब ये कार्बोकटायन पर बाद में फिर से H2O का मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें हमने वाटर ऐड किया है, वाटर की एडिशन करनी है, तो वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे पॉजिटिव वाले जो C एटम पर ऑक्सीजन एटम अपना यहाँ पर अटैक करेगा। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपने उसको डोनेट किए हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये चीज़ देखो भी ध्यान से, क्या हुआ है, एक तरह की अल्कोहल है बट इसमें एक H एक्स्ट्रा है और एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगी भी, थर्ड स्टेप में जाकर अपनी डी प्रोटोनेशन करवा लेगी। अब इसकी डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि ये जो अल्कोहल है जिसमें एक H पॉजिटिव यहाँ पर एक्स्ट्रा था, अब H2O फिर से आएगा और ये H पॉजिटिव अपने साथ वो जोड़कर इसमें से उसको रिमूव कर देगा और H3O पॉजिटिव फिर से वैसा ही बन गया और हमें अल्कोहल भी हमारी मिल गई।
ठीक है भी। तो शुरू में ये डिफ़िकल्ट होंगे, एक बार इनको अच्छे से रट लो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़म्स हैं, आपको एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसी के साथ के भी एक तो मैकेनिज़म्स और हैं, वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड, ठीक है ना, करवा दूंगा। बाकी आपकी स्क्रीन पर है भी एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म दी अल्कीन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज़्म। तो ये जो मैकेनिज़्म है भी, ये हमारे हाइड्रेशन के जस्ट ऑपोजिट ही चलता है। एक बार आप लोगों ने स्टेप्स इनके सोल्व कर ज़रूर देखने हैं भी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मैकेनिज़्म हो गया, इसके 2 स्टेप ये हैं और ये इसका एक भी, ठीक है ना, थर्ड स्टेप है, और ये इसके तीनों स्टेप आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। तो ऐसे अल्कीन्स इससे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही भी यहाँ पर एक मैकेनिज़्म और आता है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ही है, बट इस बार एसिडिक डिहाइड्रेशन होकर हमें यहाँ से ईथर्स मिलते हैं, जो हमने एट ए लो टेम्परेचर पर रिएक्शन की थी ईथर बनाने के लिए प्राइमरी, ठीक है, अल्कोहल्स की, ये वो वाली रिएक्शन है। तो ये भी आपकी, ठीक है, स्क्रीन पर है और यहाँ से आप लोग ईथर्स बना सकते हैं। दोनों के ही 3-3 स्टेप हैं, ठीक है। तो ये तीनों मैकेनिज़्म अच्छे से सोल्व कर लो भी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मैकेनिज़्म आप लोगों ने सोल्व कर लेने हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे ही आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस मिलेंगी और बहुत ही जल्द हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कुछ होगा, वो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर सोल्व करवाने वाले हैं। एक बार हम पहले ये सभी चैप्टर्स की रिवीजन का जो हमारी सीरीज़ है वो हमारी ख़त्म हो जाए, तो इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज़ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। थैंक यू।